मेरा नाम आर्यन है। मैं दिल्ली में एक ग्राफिक डिजाइनर हूं। ये कहानी कुछ साल पहले की है, जब मैं एक छोटे से किराए के फ्लैट में रहता था। फ्लैट ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन मेरे लिए काफी था। घर के चारों ओर एक सन्नाटा पसरा रहता था और मुझे हमेशा रात में काम करने की आदत थी, क्योंकि उस समय सब कुछ शांत होता था। उस दिन कुछ खास नहीं हुआ था। सुबह मैंने ऑफिस का काम निपटाया और शाम को थोड़ी देर बाहर टहलने चला गया। जब मैं वापस आया तो एक अजीब सी थकान महसूस हो रही थी। शायद ज्यादा देर कंप्यूटर पर काम करने की वजह से मैंने खुद को तसल्ली दी। रात के करीब 11 बजे मैंने अपनी डेस्क पर बैठकर काम करना शुरू किया। लैपटॉप पर एक क्लाइंट के लिए डिजाइन तैयार करनी थी और काम में खो जाने के बाद समय का ध्यान ही नहीं रहा। जैसे ही मैंने घड़ी देखी, रात के 2:30 चुके थे। तभी अचानक एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, टिक टिक। मुझे लगा शायद खिड़की के बाहर से आवाज आई होगी। मैंने ध्यान नहीं दिया और वापस काम में लग गया। लेकिन कुछ ही मिनट बाद वही आवाज फिर सुनाई दी, टिक टिक। अब की बार आवाज थोड़ी साफ और तेज थी। मैंने सिर उठाकर कमरे को देखा। मेरे कमरे में सिर्फ एक अलमारी, एक डेस्क और एक बेड था। सब कुछ अपनी जगह पर था। शायद घड़ी की आवाज है, मैंने खुद से कहा। लेकिन जब मैंने देखा तो घड़ी पूरी तरह से बंद थी। मैंने सोचा शायद मैं थकान की वजह से ज्यादा सोच रहा हूं। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की और लैपटॉप बंद कर दिया। सोने से पहले मैंने खिड़की और दरवाजा चेक किया। सब कुछ ठीक था। अगली सुबह जब मैं उठा तो रात की घटना दिमाग से निकल चुकी थी। मैंने इसे भूल जाना ही बेहतर समझा। लेकिन यह घटना यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन रात को ठीक 2:37 पर वही आवाज फिर से सुनाई दी, टिक टिक। अब की बार मैं चौंक गया। आवाज इतनी साफ थी कि मुझे यकीन हो गया ये मेरे कमरे से ही आ रही है। मैंने उठकर हर कोने को चेक किया, अलमारी, खिड़की, बिस्तर के नीचे, हर जगह झांक कर देखा। कुछ भी नहीं था। अब मुझे हल्की बेचैनी होने लगी। मैंने अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और कमरे के हर कोने में झांका। कुछ नहीं मिला। उस रात मैं सो नहीं पाया। हर छोटी से छोटी आवाज पर मेरी नींद टूट जाती। जैसे ही घड़ी में 3:30 पर आवाज आनी बंद हो गई, मैंने राहत की सांस ली और सोने की कोशिश की। अगले कुछ दिनों तक वही पैटर्न दोहराया गया। हर रात ठीक 2:37 पर आवाज सुनाई देती। कभी हल्की टिक टिक तो कभी खुरचने जैसी आवाज। अब मैं डरने लगा था। आवाज का सोर्स समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपने पड़ोसियों से बात की, क्या आपको रात में कोई अजीब आवाज सुनाई देती है? मैंने उनसे पूछा। उन्होंने हैरानी से मुझे देखा। नहीं, हमें तो कुछ भी सुनाई नहीं देता। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था, मैंने झूठ बोला। अब आवाज मेरे दिमाग पर हावी होने लगी थी। रात को ठीक 2:37 पर मेरी सांसें तेज हो जाती, दिल की धड़कन बढ़ जाती। मैं इंतजार करता कि आवाज आएगी या नहीं, और आवाज हर बार आती। एक रात मैंने सोचा कि इस आवाज को रिकॉर्ड कर लूं। मैंने अपना मोबाइल ऑन किया और उसे डेस्क पर रख दिया। अगली सुबह जब मैंने रिकॉर्डिंग सुनी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रिकॉर्डिंग में सिर्फ टिक टिक नहीं था, उसमें किसी के हल्के से फुसफुसाने की आवाज भी थी, और वो आवाज मेरे नाम को पुकार रही थी, आर्यन। उस सुबह जब मैंने रिकॉर्डिंग सुनी तो मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मेरे कानों में वही आवाज गूंज रही थी, आर्यन। ये नाम मेरी मां ने मुझे बचपन में पुकारा था। आवाज में एक अजीब सी घुटन और गहराई थी, जैसे किसी गहरी जगह से कोई पुकार रहा हो। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद ये मेरी अपनी आवाज की गूंज है, मैंने सोचा। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। उस दिन काम पर ध्यान लगाना मुश्किल हो गया। हर बार दिमाग में वही रिकॉर्डिंग चल रही थी। ऑफिस में बैठे बैठे मैंने खुद से सवाल किया, क्या ये सब मेरे साथ ही हो रहा है या मैं बस कुछ ज्यादा सोच रहा हूं? रात को घर लौटने के बाद मैंने अपने दोस्त करण को फोन किया। करण मेरा कॉलेज का सबसे करीबी दोस्त था और उसके पास अजीब किस्सों का हल निकालने का अजीब सा हुनर था। करण, मुझे तेरी मदद चाहिए, मैंने फोन पर कहा। क्या हुआ आर्यन? आवाज थकी हुई लग रही है तेरी। मैंने उसे सारी बातें बताईं। 2:37 पर आने वाली आवाज, टिक टिक की गूंज और रिकॉर्डिंग में सुनाई देने वाली फुसफुसाहट। करण हंसने लगा। अबे, तू पक्का डरावनी मूवीज ज्यादा देख रहा होगा।
कहीं ये तेरे खुद के दिमाग का खेल तो नहीं? करण, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये सब सच में हो रहा है। अगर तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है तो कल रात मेरे साथ आकर देख ले। करण ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद हामी भर दी। उस रात करण मेरे फ्लैट में रुका। हमने कुछ देर तक बातें की। करण ने माहौल हल्का करने के लिए मजाक शुरू कर दिया, लेकिन मैं गंभीर था। देख, हो सकता है तू बेवजह परेशान हो रहा हो, करण ने कहा। अगर ऐसा है तो बेहतर होगा, लेकिन अगर आवाज आई तो तुझे खुद देखना होगा, मैंने जवाब दिया। जैसे ही घड़ी 2:30 पर पहुंची, कमरे में सन्नाटा छा गया। करण भी शांत हो गया। ठीक 2:37 पर वही आवाज आई, टिक टिक। करण ने चौंक कर मुझे देखा। यह क्या था? उसने फुसफुसाकर पूछा। यही तो मैं तुझे बता रहा था, मैंने जवाब दिया। अब आवाज में एक नई चीज शामिल हो गई थी। ऐसा लगा जैसे कोई हल्के हल्के कांच को खुरच रहा हो। करण ने फोन का टॉर्च जलाया और कमरे के कोने कोने को देखने लगा। अलमारी, खिड़की, दरवाजा, सब जगह चेक किया। कुछ नहीं है यहां, करण ने कहा। लेकिन आवाज? करण ने मुझसे कहा, एक काम करते हैं, कल दिन में इस जगह को ध्यान से चेक करते हैं, शायद फ्लैट में ही कुछ गड़बड़ हो। अगले दिन हम दोनों ने फ्लैट का कोना कोना देखा। अलमारी के पीछे, खिड़की के दरारों में, यहां तक कि फर्श के नीचे की जगह भी चेक की। हमें कुछ भी नहीं मिला। यह आवाज कहां से आ रही है? करण ने हैरानी से कहा। फिर उसने एक सुझाव दिया, शायद आसपास की कोई दूसरी चीज इसका कारण हो। फ्लैट के बाहर जाकर देखना चाहिए। हमने फ्लैट के आसपास का इलाका देखा। बिल्डिंग पुरानी थी, लेकिन ऐसा कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। तभी एक बूढ़ी औरत ने हमें रोका। तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? उसने पूछा। करण ने जवाब दिया, आंटी, बस यूं ही। बूढ़ी औरत ने मुझे ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारा कमरा किस मंजिल पर है? तीसरी मंजिल, मैंने कहा। तीसरी मंजिल, वही जगह जहां पहले? उसने कहते कहते चुप्पी साध ली। पहले क्या? मैंने जल्दी से पूछा। कुछ नहीं बेटा, इस जगह पर ज्यादा मत रुको। यह कहकर वह औरत चली गई। करण ने कहा, आर्यन, यह औरत कुछ छिपा रही थी। मुझे लगता है कि इस फ्लैट के इतिहास के बारे में पता लगाना होगा। उस रात करण मेरे साथ रुका। हम दोनों ने मिलकर रिकॉर्डिंग के लिए अपने फोन और लैपटॉप सेट किए। 2:37 पर वही आवाज फिर आई। इस बार यह और भी डरावनी थी। आवाज में खुरचने के साथ साथ एक धीमी सी चीख भी शामिल थी। करण के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। भाई, ये तो सच में अजीब है। अगली सुबह हमने रिकॉर्डिंग चेक की। उसमें सिर्फ आवाजें नहीं थीं। कैमरा में एक अजीब सी परछाई दिखी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीमे धीमे कमरे में चल रहा हो। ये कौन हो सकता है? करण ने कांपते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन अब यह साफ है कि यहां कुछ गड़बड़ है। करण ने मुझसे कहा, तुझे इस फ्लैट से तुरंत बाहर निकल जाना चाहिए। यह जगह ठीक नहीं है। मैंने करण की बात मानी। मैंने फैसला किया कि अगले कुछ दिनों में यह फ्लैट छोड़ दूंगा, लेकिन मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि तुरंत दूसरी जगह शिफ्ट हो सकूं। फ्लैट खाली करने से पहले मैंने सोचा कि इस आवाज की सच्चाई जानने की कोशिश करूं। करण ने कहा, मैं भी तेरे साथ हूं। अगर कुछ होगा तो हम मिलकर इसका सामना करेंगे। अगली रात हमने फैसला किया कि जब आवाज आएगी तो हम उसका पीछा करेंगे। जैसे ही 2:37 हुआ, वही आवाज आई, टिक टिक। इस बार आवाज अलमारी के पास से आ रही थी। करण ने अलमारी खोली और तभी करण ने अलमारी का दरवाजा खोलते ही टॉर्च का रोशनी अंदर डाली। अलमारी अंदर से खाली थी, लेकिन एक कोने में गहरी खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से दीवार को नोचा हो। यह क्या है? करण ने डर और हैरानी से कहा। मैंने दीवार के पास जाकर देखा। निशान गहरे थे और उनमें से हल्की सी सीलन और बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये निशान हाल ही में बने हों। यहां अंदर से आवाज कैसे आ सकती है? मैंने खुद से पूछा। करण ने धीरे से दीवार पर दस्तक दी। दीवार खोखली लग रही थी। आर्यन, मुझे लगता है कि इस अलमारी के पीछे कुछ है, करण ने फुसफुसाते हुए कहा। हमने अलमारी को पूरी तरह खींचकर हटाया। उसके पीछे एक पतली सी दरार दिखी। यह दरार किसी पुराने दरवाजे की तरह थी, जिसे दीवार के प्लास्टर से ढका गया था। भाई, यह फ्लैट मुझे अब और भी अजीब लग रहा है। यहां पीछे दरवाजा क्यों है?
करण ने पूछा। पता नहीं, लेकिन इसे खोलना होगा, मैंने कहा। करण ने थोड़ा पीछे हटकर सोफा का एक टुकड़ा उठाया और दीवार पर मार दिया। थोड़ी मेहनत के बाद दीवार का प्लास्टर टूटने लगा। प्लास्टर हटने पर एक पुराना लकड़ी का दरवाजा नजर आया। दरवाजे पर अजीब से लाल निशान थे, जैसे किसी ने हाथों से खून पोता हो। भाई, यह जगह सही नहीं लग रही, करण ने कहा। लेकिन अब पीछे हटना ठीक नहीं है, हमें देखना होगा कि इसके पीछे क्या है, मैंने जवाब दिया। करण ने अपनी रूमाल से दरवाजे को पोंछा और धीरे धीरे उसे खोला। अंदर एक छोटी सी जगह थी, शायद 2 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी। कमरा पूरा अंधेरे में था। हम दोनों ने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। दीवारों पर अजीब से निशान थे, जो किसी भाषा के प्रतीक जैसे लग रहे थे। फर्श पर एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था। आर्यन, तुझे लगता है कि हमें यह बक्सा खोलना चाहिए? करण ने डरते हुए पूछा। हाँ, हमें यह करना होगा, शायद यही इन सब का जवाब हो, मैंने कहा। करण ने बक्से को धीरे धीरे खोला। जैसे ही उसका ढक्कन उठा, अंदर से एक भयानक सी गंध आई। बक्से में एक पुरानी डायरी, कुछ जले हुए फोटो और एक धातु का अजीब सा टुकड़ा था, जो एक छोटी घंटी जैसा दिख रहा था। यह सब क्या है? मैंने डायरी उठाते हुए पूछा। करण ने जले हुए फोटो को देखा। आर्यन, ये फोटो ये फ्लैट के पुराने किराएदार की लग रही है। डायरी के पन्ने पुराने और पीले हो चुके थे। मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। डायरी किसी विवेक शर्मा नाम के व्यक्ति की थी, जो इस फ्लैट में कई साल पहले रहता था। डायरी में लिखा था, ये जगह मुझे शुरुआत में आम लगी, लेकिन रात होते ही यहां कुछ अजीब होता है। हर रात 2:37 पर मुझे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। मैंने कोशिश की इसे नजरअंदाज करने की, लेकिन अब ये आवाज मेरे कमरे के अंदर से आती है। आगे लिखा था, मुझे लगता है कि ये आवाज सिर्फ एक संकेत है। इसके बाद जो होता है वो कहीं ज्यादा डरावना है। मेरी जान को खतरा है। डायरी का आखिरी पन्ना अधूरा था, लेकिन उसमें एक वाक्य लिखा था, अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो इस घंटी को बजाने की गलती मत करना, ये आवाज को और करीब ले आती है। करण ने डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ने के बाद घंटी को गौर से देखा। यार, ये घंटी देखने में तो बस एक मामूली सी चीज लग रही है, उसने कहा। करण, डायरी में साफ लिखा है कि इसे मत बजाना, मैंने चेतावनी दी। लेकिन करण ने मेरी बात को मजाक में ले लिया। भाई, ये सब फालतू की बातें हैं, देख मैं इसे बजाता हूं। जैसे ही करण ने घंटी बजाई, कमरे का माहौल अचानक बदल गया। एक अजीब सी ठंडक फैल गई। तभी टिक टिक की वही आवाज फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार और तेज। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे बहुत पास चल रहा हो। करण, मैंने तुझे मना किया था, मैंने चीखते हुए कहा। आवाज धीरे धीरे हमारे पीछे से आने लगी। हम दोनों ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। भाई, मुझे लगता है कि हमें यहां से भागना चाहिए, करण ने घबराते हुए कहा। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है, हमें पता लगाना होगा कि यह सब क्यों हो रहा है, मैंने कहा। आवाज अब और तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे पीछे दौड़ रहा हो। अचानक कमरे की बत्ती जलने बुझने लगी। करण ने दीवार के पास जाकर खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन खिड़की जाम हो चुकी थी। आर्यन, अब क्या करें? करण ने डरते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें शांत रहना होगा, मैंने कहा। तभी दरवाजे के पीछे से एक भयानक चीख सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई जोर से दरवाजे पर प्रहार कर रहा हो। करण ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, चल भाग चलते हैं। लेकिन जब हमने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए तो वह अचानक खुद ही बंद हो गया। कमरे के कोने में एक काली परछाई दिखी। वह धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल धीमी लेकिन खौफनाक थी। करण ने चीखते हुए कहा, ये क्या है? मैंने उसे खींचा और दीवार के कोने में छुपने की कोशिश की, लेकिन वह परछाई हमारी तरफ बढ़ती ही रही। काली परछाई धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। कमरे में ऐसा लगा जैसे ऑक्सीजन कम हो रही हो। मेरी सांसें तेज हो गईं और करण पूरी तरह डर से कांपने लगा। भाई, ये क्या हो रहा है? ये चीज क्या है? करण ने कांपती आवाज में कहा। मैंने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें इससे बचने का कोई रास्ता खोजना होगा। हम दोनों दीवार से चिपक कर खड़े थे। परछाई अब हमारे बहुत करीब आ चुकी थी। आकृति इंसान जैसी थी, लेकिन उसकी आंखों की जगह
गहरे खाली गड्ढे थे। ऐसा लग रहा था कि वह हमारी हर हरकत देख रही हो। तभी कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और परछाई ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। परछाई का हाथ जैसे ही मेरी बांह को छुआ, एक तीखी ठंडक मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे मेरा खून जम गया हो। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। आर्यन! करण ने जोर से चिल्लाया और मुझे खींचकर दूर किया। हम दोनों ने दौड़कर कमरे के दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब भी जाम था। परछाई हमारे पीछे पीछे बढ़ती जा रही थी। जैसे ही हम कमरे के कोने में पहुंचे, परछाई अचानक रुक गई। कमरे में एक अजीब सी शांति छा गई। भाई, ये क्यों रुक गई? करण ने फुसफुसाते हुए पूछा। मैंने भी हैरानी से परछाई को देखा। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे किसी ने उसे रोक दिया हो। तभी मेरी नजर कमरे के फर्श पर पड़ी। फर्श पर घंटी का वह धातु का टुकड़ा पड़ा था जो हमने बक्से में पाया था। करण ने कहा, क्या यह घंटी ही सबका कारण है? हमें इसे फेंक देना चाहिए। शायद ये ही हमारी एकमात्र उम्मीद है, मैंने कहा। मैंने घंटी को उठाया और जोर से बजाने की कोशिश की। घंटी बजते ही कमरे का माहौल और डरावना हो गया। दीवारों पर अजीब अजीब निशान बनने लगे और कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा। परछाई ने एक जोरदार चीख मारी और हमारी तरफ बढ़ी। ये काम नहीं कर रहा आर्यन, इसे बंद कर! करण ने चिल्लाया, लेकिन मैंने घंटी को लगातार बजाए रखा। अचानक परछाई गायब हो गई और कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। क्या यह खत्म हो गया? करण ने डरते हुए पूछा। मुझे नहीं लगता, मैंने कहा। तभी हमने दीवार के दूसरी तरफ से किसी के चीखने की आवाज सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई दर्द में मदद मांग रहा हो। हमने दीवार के पास जाकर कान लगाया। आवाज और तेज हो गई थी। भाई, यहां कुछ और भी है, करण ने कहा। मैंने दीवार को गौर से देखा। दीवार पर कुछ अजीब से निशान थे जो एक संदेश की तरह लग रहे थे। करण ने टॉर्च से रोशनी डाली और हमने पढ़ने की कोशिश की। संदेश में लिखा था, जो आवाज सुनते हो वो तुम्हारे अंत की शुरुआत है। भाई, ये तो और डरावना होता जा रहा है, करण ने कहा। मैंने दीवार पर और गहराई से देखने की कोशिश की। तभी दीवार अचानक से कंपन करने लगी और उसके बीच में एक दरार बन गई। दरार के पीछे अंधकार था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी और ही दुनिया में ले जाने का रास्ता हो। भाई, अब क्या करें? इस जगह से निकलना होगा, करण ने कहा। लेकिन हमें पहले यह पता करना होगा कि यह सब क्यों हो रहा है, मैंने जवाब दिया। हम दोनों ने धीरे धीरे दरार के पास जाकर झांकने की कोशिश की। अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन एक अजीब सी आवाज लगातार आ रही थी। चल, अंदर चलते हैं, शायद यही हमारे सवालों का जवाब हो, मैंने कहा। पागल हो गया है क्या? पता नहीं अंदर क्या है, करण ने डरते हुए कहा। लेकिन और कोई रास्ता नहीं है, हमें यह करना होगा, मैंने कहा। हम दोनों ने हिम्मत जुटाई और दरार के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी पुराने तहखाने में आ गए हों। तहखाने की दीवारें काले पत्थरों से बनी थीं और वहां एक अजीब सी गंध थी। हमने टॉर्च की रोशनी में आसपास देखा। दीवारों पर वही अजीब निशान थे जो हमने अलमारी के पीछे देखे थे। फर्श पर एक पेंटाग्राम जैसा प्रतीक बना हुआ था और उसके बीच में एक पुरानी मोमबत्ती जल रही थी। भाई, ये जगह सही नहीं है, यहां से निकलना होगा, करण ने कहा। पहले ये पता करें कि ये सब कौन कर रहा है, मैंने जवाब दिया। तभी हमने तहखाने के दूसरे छोर से किसी के कदमों की आवाज सुनी। आवाज धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। अब क्या करें? करण ने घबराते हुए पूछा। छुप जाओ, मैंने फुसफुसाकर कहा। हम दोनों एक कोने में छुप गए और टॉर्च बंद कर दी। आवाज और पास आती जा रही थी। अचानक हमारे सामने एक छाया उभरी। यह वही परछाई थी, लेकिन इस बार उसका आकार और बड़ा हो गया था। उसने गहरी आवाज में कहा, तुमने घंटी बजाकर मुझे जागृत किया है, अब तुम दोनों की बारी है। करण ने डर से मेरी तरफ देखा। भाई, अब तो कुछ नहीं हो सकता, हिम्मत रख, कुछ ना कुछ रास्ता होगा, मैंने कहा। परछाई ने अपनी भुजाएं फैलाकर हमारी तरफ बढ़ना शुरू किया। कमरे का माहौल और ठंडा हो गया। दीवारें हिलने लगीं और फर्श पर दरारें पड़ने लगीं। तहखाने की परछाई अब हमारे बिल्कुल करीब थी। उसकी भुजाएं काले धुएं की तरह फैल रही थीं, मानो वह हमें पूरी तरह से निगलने वाली हो। करण डर के मारे कांप रहा था
और मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था ये कहीं अभी रुक ही ना जाए। आर्यन, अब क्या करें? ये चीज हमें मार डालेगी, करण ने घबराई हुई आवाज में कहा। हमें इसका सामना करना होगा, मैंने कांपती हुई आवाज में कहा। तभी परछाई ने एक तेज और भयानक चीख मारी। उस चीख से ऐसा लगा जैसे मेरे कानों के पर्दे फट गए हों। मैं दर्द से चिल्लाया, लेकिन करण अब भी बुत बना खड़ा था। परछाई के करीब आने पर मेरी नजर फर्श पर पड़े उस पेंटाग्राम पर गई। उसमें कुछ अजीब चमक रही थी। ध्यान से देखने पर पता चला कि उसके चारों तरफ अजीब से प्रतीक और अक्षर खुदे हुए थे। करण, इस पेंटाग्राम में जरूर कुछ है, यह हमें रोकने में मदद कर सकता है, मैंने चिल्लाते हुए कहा। करण ने हड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन कैसे? हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। वो घंटी, वही हमारी आखिरी उम्मीद है, मैंने कहा। मैंने तुरंत अपनी जेब से घंटी निकाली और उसे जोर से बजाना शुरू कर दिया। घंटी की आवाज तहखाने में गूंजने लगी और जैसे ही वह आवाज परछाई तक पहुंची, उसने एक भयानक चीख मारी। उसकी आकृति अब कांपने लगी थी और ऐसा लग रहा था कि घंटी की आवाज से वह कमजोर हो रही है। करण ने कहा, भाई और जोर से बजा, ये चीज शायद खत्म हो जाए। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर घंटी बजाई। परछाई पीछे हटने लगी, लेकिन अचानक उसने अपनी भुजाएं फैलाकर घंटी को मुझसे छीन लिया और फर्श पर पटक दिया। घंटी टूट गई। घंटी के टूटते ही तहखाने में एक अजीब सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा मानो समय रुक गया हो। परछाई अब पहले से भी बड़ी और भयानक हो गई थी। अब कुछ नहीं बचा आर्यन, ये हमें मार डालेगी, करण ने रोते हुए कहा। नहीं, हमें हार नहीं माननी है, मैंने जवाब दिया। मैंने फर्श पर बने पेंटाग्राम पर गौर किया। मुझे याद आया कि पुराने किस्सों में अक्सर बलिदान का जिक्र होता था। पेंटाग्राम को सक्रिय करने के लिए शायद किसी को खुद को इसके बीच में रखना होगा। करण, यह शायद हमारी आखिरी उम्मीद है, मुझे कुछ करना होगा, मैंने कहा। क्या? तू क्या करने जा रहा है? करण ने हैरानी से पूछा। अगर मैं इस पेंटाग्राम के बीच में खड़ा हो जाऊं तो शायद ये चीज खत्म हो जाए, मैंने कहा। नहीं, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा, करण ने विरोध किया। लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने उसे पीछे धकेला और पेंटाग्राम के बीच में खड़ा हो गया। जैसे ही मैं पेंटाग्राम के बीच में खड़ा हुआ, एक तेज रोशनी फैल गई। परछाई ने एक जोरदार चीख मारी और मेरी तरफ झपटी। मेरे शरीर में एक अजीब सी जलन होने लगी। ऐसा लगा जैसे मैं अंदर से जल रहा हूं। आर्यन, नहीं, करण ने चिल्लाया। परछाई अब मेरे चारों तरफ घूम रही थी और मैं अपनी पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। पेंटाग्राम की रोशनी धीरे धीरे तेज हो रही थी और परछाई का आकार छोटा होने लगा। आखिरकार परछाई एक जोरदार धमाके के साथ गायब हो गई। तहखाने में फिर से सन्नाटा छा गया। करण मेरे पास दौड़ता हुआ आया। भाई, तू ठीक है? उसने रोते हुए पूछा, लेकिन मेरे होंठ से सिर्फ एक शब्द निकला, भाग। करण ने मेरी हालत देखी। मेरा शरीर धीरे धीरे राख में बदल रहा था। पेंटाग्राम ने मुझे बलिदान के रूप में ले लिया था। नहीं, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा, करण चिल्लाया। लेकिन मैं उसे धक्का देकर दरार की तरफ इशारा किया। भाग जा करण, यहां से निकल जा, जल्दी। करण ने मेरी बात मानी और दौड़कर दरार से बाहर निकल गया। जैसे ही वह बाहर निकला, तहखाना धीरे धीरे ढहने लगा। करण किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब रहा, लेकिन वह मेरी चीखें सुन रहा था। वह जानता था कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि पूरा घर अब राख में बदल चुका था। करण ने घुटनों के बल गिरकर चिल्लाया, आर्यन, तूने मेरी जान बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। करण को लगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी उसने अपने पीछे से वही घंटी की आवाज सुनी। उसने डरते हुए पलटकर देखा और उसकी आंखें डर से फैल गईं। घंटी उसके ठीक सामने हवा में लटक रही थी और फिर एक भयानक परछाई ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। आखिरी आवाज हमेशा तुम्हारा अंत लेकर आती है।